Everyone, this is Surbhi from Management Department of City Group of Colleges, and I'm again over here with my new session on new subject with new topic. And the subject which we are going to discuss today is insurance and risk management, which is in BBA semester 5th. So now let's start with the syllabus first. Okay, so in unit 1, the syllabus which we'll cover is, first of all, we'll discuss about the introduction. Under introduction, what we'll study is history of insurance in general and in India in particular. That means what is insurance, insurance basically क्या होता है, उसकी definition क्या होती है, वो कौन सा purpose serve करता है, ठीक है, particular way में या general way में insurance क्यों important होता है या insurance का हमारी life में क्या role होता है. We are going to study all these things in detail. Then we are going to discuss about the basic nature of insurance, that what are the special features, what are the characteristics of insurance, जिसकी वजह से जो insurance है वो बहुत ही important role play करता है. See, insurance is also a part of a service sector. जैसे banking एक service sector होता है, वैसे insurance भी एक service sector होता है और वो भी कई तरह की services देता है. जैसे banking बहुत अच्छा important role play करता है हमारी life में, हम deposits करते हैं और हमें इंटरेस्ट मिलता है. सिमिलरली इंश्योरेंस भी एक ऐसा सर्विस सेक्टर है जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम वही सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे. देन ऑफकोर्स डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस, देयर आर नंबर ऑफ पीपल्स विद न्यूमरस डेफिनीशंस. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे डेफिनीशंस दिए इंश्योरेंस के बारे में, तो हम वो भी कवर अप करेंगे. देन योर नेक्स्ट टॉपिक इज योर कंपैरिजन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस विद अदर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस. बेसिकली आपके दो तरह से इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है लाइफ, एक होता है जनरल. लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी बहुत सारे होते हैं, जैसे टर्म हो गया, होल लाइफ हो गया, एंडाउमेंट हो गया. एंड जनरल इंश्योरेंस में भी बहुत सारे अलग अलग इंश्योरेंस हम कवर करते हैं, लाइक फायर, मरीन इंश्योरेंस, योर ऑटो मोबाइल इंश्योरेंस, योर वर्कमैन कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस, योर हेल्थ इंश्योरेंस. मतलब लॉट ऑफ kind of insurance will cover under general insurance. Then principles of contract and its applicability. यहाँ पे जो contract की बात हो रही है, contract of insurance की बात हो रही है. जैसे कई सारे principles होते हैं, वैसे insurance भी कई सारे principles पर based होता है. तो we'll discuss that principles too and its applicability to the valid insurance contract, and what are those principles which are applied for the validability of the insurance contract. So I hope you will get the syllabus. Now before starting the topic, let's have a look at the questions. The previous year question which will cover under this topic. देखो questions कौन कौन से आ सकते हैं. तो पहला question आपका आ सकता है कि define insurance contract, जो कि आपका 2019 बार पूछा जा चुका है. एंड कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो बेसिकली आपको डेफिनेशन लिखना है. देन एक्सप्लेन द एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस अलॉन्ग विथ इट्स सिग्निफिकेंस, कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है या उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. देन अगेन 2018 में आपका नेचर ऑफ इंश्योरेंस एक अलग से पूछा गया. देन व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस रिस्क, इसी टॉपिक में, इसी सेशन में कई सारे एलिमेंट्स भी कवर अप करेंगे. तो ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस में पूछे गए थे एंड इट विल बी एक्सपेक्टेड कि आपके अपकमिंग एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, that is introduction. If one goes by the word meaning, insurance is a contract between two parties whereby the insurer agrees to indemnify the insured upon the happening of stipulated contingency in consideration of the payment of an agreed sum, whether periodical or fixed the premium. ठीक है, तो सबसे पहले इंश्योरेंस जो एक वर्ड होता है वो दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसे इंश्योरेंस भी कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, जिसमें एक पार्टी होती है इंश्योरर और दूसरी पार्टी होती है इंश्योर. नाउ लेट्स नो अबाउट हु इज इंश्योरर एंड हु इज इंश्योर्ड. जो पर्सन यानी जो पार्टी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करी, दैट मीन्स जो पार्टी आपको प्रॉमिस कर रही है कि अगर आपको कोई भी लॉस होगा या कोई भी रिस्क कवर करना होगा तो वो आपको उस रिस्क को कवर करने में मदद देगी, वो आपको इंडेमनीफाई करेगी, वो आपको कॉम्पनसेट करेगी. बट फॉर दैट यू हैव टू पे द सर्टेन अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, और उसी अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन को हम प्रीमियम कहते हैं. ठीक, अपॉन द हैपनिंग ऑफ स्टिपुलेटेड कंटिजेंसी, दैट मीन्स जब वो लॉस होगा, यानी जो भी रिस्क कवर करने के लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी, जब वो रिस्क हैपन होगा, यानी जब वो हैपनिंग इवेंट होगा, यानी जो अगर कोई अनसर्टेनिटी होगी या जिस भी रिस्क के लिए आपने वो
पॉलिसी ली है, जब वो रिस्क क्रिएट होगा, तब आपको जो इंश्योरर है या जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको इंडेमनिफाई करेगी. तो बेसिकली इंश्योरर आपके वो हो गए जैसे इंश्योरेंस कंपनी, एंड इंश्योर्ड दैट मीन्स you can call them as a policy holder also. ठीक है, it can be individual, it can be a corporation too. Insurance falls into the main groups of life, property, marine, aviation, health, transport, motor vehicle, third party liability, personal accident and sickness. That means ये बहुत सारे varieties दिए हुए हैं कि इन रिस्क में, मतलब ये सारे रिस्क होते हैं जिनमें आपको इंश्योरेंस मिल सकता है, ये सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा सकती हैं. देन one needs of insurance of life, another insurance of property and someone else for risk of business. That means किसी को लाइफ का रिस्क है, किसी को अपनी प्रॉपर्टी का रिस्क है, किसी को अपने बिजनेस का रिस्क है. ठीक है, तो वो उस रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस चाहते हैं वो. तो बेसिकली यू कैन कॉल एज इंश्योरेंस जो है आपका एक टाइप का रिस्क कवरेज भी है. ठीक है, अ वेरी रिच मे लाइक इंश्योरेंस ऑफ हिज प्रॉपर्टी. अगर कोई बहुत रिच पर्सन है तो उसे इंश्योरेंस किसका चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी का चाहिए, अपनी वेल्थ का चाहिए, क्योंकि वो उसको लेकर थोड़ा इनसिक्योर होगा. तो वो चाहता है कि मैं भाई थोड़ा अपनी प्रॉपर्टी और अपनी वेल्थ को थोड़ा सिक्योर कर लूँ. कॉमन मैन है तो वो अपनी सेविंग्स, अपनी अर्निंग्स को सिक्योर करना चाहता है. So in view of the above discussion, it is apparent that seeking an insurance cover is to transfer the risk from oneself to the insurance company. That means अगर आपको किसी चीज़ का रिस्क है तो आप उस रिस्क को खुद के ऊपर से किसी दूसरे के ऊपर ट्रांसफर करते हैं, और जिसके ऊपर आप ट्रांसफर करते हैं उसे हम इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं. इट इज़ देयरफॉर कैन ऑल्सो बी सेड एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल. यानी जो आपका इंश्योरेंस है वो आपके रिस्क को मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है. तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल फॉर अनफॉर्चुनेट इवेंट्स लाइक, यानी जिस रिस्क के लिए आपने उसे कवर अप किया, जिस रिस्क के लिए आपने इंश्योरेंस लिया है, जैसे डेथ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, सिकनेस हो गया एंड रिटायरमेंट. ठीक है, फॉर ऑल दीज रिस्क ऑल्सो you can take an insurance policy. Then all these unfortunate events can either be met by paying from one's own pocket, or one may choose to transfer the risk on some consideration, that is paying of premium to the insurance company. अब देखिए आपके पास दो तरीके हैं. या तो आप जो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते हैं, जैसे सपोज एक्सीडेंट हो गया या हेल्थ इमरजेंसी आ गई, तो आप या तो खुद अपने तरफ से उसका पैसा लगाइए, यानी खुद सारे एक्सपेंसेस बेयर अप करिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, उस रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं. डैट मीन्स अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और फिर कुछ होता है आपकी हेल्थ को लेके, तो आप क्लेम कर सकते हो और आपको वो पूरा का पूरा कॉम्पनसेशन इंडेमनिफाई हो सकता है. ठीक, तो इट्स अप टू योर चॉइस कि आप इंश्योरेंस लेके अपने रिस्क को कवर अप करना चाहेंगे या आप खुद ही वो एक्सपेंसेस बेयर अप करना चाहेंगे. तो इट्स बेटर कि अगर हमें एक सर्विस मिल रही है तो हम उस सर्विस का बेनिफिट लें. ठीक, will pay on one behalf insurance company, the company that underwrites the policy, and this is where you transfer the risk to by paying a fee which is called the insurance premium. बस आपको कुछ नहीं करना. अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे आपको फी पे करना होगा, कुछ अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन देना होगा, जैसे हम प्रीमियम कहते हैं. एंड इट विल टोटली डिपेंड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन द पॉलिसी. आपके पॉलिसी के बेस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे करना है. ठीक, तो आई होप इंश्योरेंस थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज योर डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस. सी, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, वन द इंश्योरर एंड सेकेंड द इंश्योर्ड, वेयर बाय द इंश्योरर अग्रीज टू अंडरटेक दैट. दैट मीन्स जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो तैयार होती है कि ठीक है, वी आर रेडी टू टेक योर रिस्क ऑफ द इंश्योर्ड, बट इन कंसिडरेशन ऑफ सम अमाउंट. लेकिन आपको उसके बदले कुछ ना कुछ कंसिडरेशन देना पड़ेगा, और उसी कंसिडरेशन को हम प्रीमियम कहते हैं. एंड इन रिटर्न प्रोमिसेस टू कॉम्पनसेट अ फिक्स सम ऑफ मनी टू द इंश्योर्ड पार्टी ऑन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट लाइक डेथ. जैसे अगर मान लीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया और डेथ हो गई आपकी, तो भाई आपने जो भी प्रीमियम बिफोर द आपकी डेथ होने से पहले आपने जो भी प्रीमियम पे किया होगा, उसको अंडर राइट करके आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सारा का सारा अमाउंट आपकी फैमिली को पे कर देगी. In case of survival, the insurance has to pay after the expiry of a certain period in case of life insurance, or to indemnify the insured party on happening of an uncertain event in case of general insurance. जैसे अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया, और लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली किस पे बेस होता है कि अगर आपकी डेथ हो गई, ठीक है,
लेकिन अगर मान लीजिए आपकी डेथ नहीं हुई, आप सर्वाइव कर जाते हो, जितने भी पीरियड के टाइम पीरियड के लिए आपने इंश्योरेंस लिया था और विद इन दैट टाइम पीरियड आपको कुछ नहीं होता है, तो भी आपको लाइफ इंश्योरेंस के केस में वो टर्म एक्सपायर्ड होने के बाद पैसा मिल जाएगा। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में आपको क्लेम तभी मिलेगा जब कोई जिस भी इवेंट, जिस भी अनसर्टेनिटी, जिस भी रिस्क के लिए आपने इंश्योरेंस लिया है, जब वो रिस्क हैपन होगा, जब वो अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी, तभी आपको जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपको इंडेमनिफाई यानी आपको कॉम्पनसेट करेगी। Now let's discuss about the author's definitions also. According to Sir William Beveridges, the collective bearing of risk is known as insurance. ठीक है, दैट मीन्स जब इंश्योरेंस कंपनी कलेक्टिवली आपका रिस्क बेयर करने को, आपका रिस्क ट्रांसफर करने को तैयार हो जाती है, तो उसे हम इंश्योरेंस कहते हैं। तो आई होप अब आपको इंश्योरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। Let's come to the next slide, that is your nature of insurance. Nature, that means what are the special features of insurance. The very first point is, by nature insurance is a device of sharing risk by a large number of people among the few who are exposed to risk by one or the other reason. ठीक है, जैसे देखो कई लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, ऐसा तो नहीं सिर्फ एक ही इंडिविजुअल लेता है, सबको अपनी लाइफ में खतरा रहता है, ठीक, बट ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी की डेथ उसी विद इन द टाइम पीरियड में हो जाए। तो आप क्या कर सकते हो, इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर के जो रिस्क होता है वो आपस में शेयर कर दो। तो इट इज़ अ डिवाइस ऑफ शेयरिंग रिस्क बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल अमंग द फ्यू हु आर एक्सपोज टू रिस्क बाय वन और द अदर रीजन। ठीक, जैसे लाइफ इंश्योरेंस लिया, अब किसी ने 35 ईयर्स की एज में लाइफ इंश्योरेंस लिया, किसी ने 45 ईयर्स की एज में लाइफ इंश्योरेंस लिया, तो जिसने 45 ईयर्स के लिए लिया उसको रिस्क ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द 35 years of age. Then second point is, if a large number of subscribers to insurance serve the purpose of compensation to few among them exposed to uncertain risk appears as a cooperative look. अब देखो यहाँ पे पॉइंट आप लोग को मैं एक एग्जाम्पल से बताना चाहूँगी। सपोज एक कॉलेज है और वहाँ पे 500 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उस कॉलेज में पता चलता है विद पास्ट इवेंट्स कि यहाँ पे भाई एक बाइक जो है वो हमेशा ही लूज़ हो जाती है या चोरी हो जाती है, किसी भी रीज़न से वो गायब हो जाती है। तो अब उस पर्टिकुलर जो बाइक है उसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली आपकी 42,000 है या 37,500 है। ठीक है, तो अब क्या करना होगा भाई, सारे स्टूडेंट्स, ये खतरा हर स्टूडेंट में, दैट मीन्स जितने भी टोटल स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं उन सब के ऊपर खतरा है कि किसी की भी बाइक गायब हो सकती है, ठीक, किसी की भी बाइक चोरी हो सकती है। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि व्हाट दे डिसाइडेड इज़ कि हाँ ठीक है, हम एक इंश्योरेंस कराते हैं या पॉलिसी करा लेते हैं और हम सब मिल के उसमें इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे और जिसकी भी बाइक होएगी तो उसको उसका पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लो 500 स्टूडेंट्स में सब ने अपना मंथली के हिसाब से 12 या 13 रुपए डिपॉजिट किए। ठीक है, तो ऐसे क्या पड़ा, सबके ऊपर 12 रुपए का बर्डन पड़ा और जिसको लॉस होगा या जिसकी बाइक होगी उसको उसका कॉम्पनसेशन भी मिल जाएगा। तो ये इस पॉइंट का मतलब है कि बाकी सब भी कॉपरेट करते, फॉर लार्ज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स टू इंश्योरेंस सर्व द पर्पज ऑफ कॉम्पनसेशन टू फ्यू अमंग देम एक्सपोज टू सर्टेन रिस्क। भाई अगर सबने लिया तो ज़रूरी नहीं कि सबको ही अनसर्टेनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो जिनको होगी उनको कॉम्पनसेट ईजिली किया जा सकेगा। Then third point is, valuation of risk is determined as per predefined terms and conditions of the insurance policies. आपका रिस्क कितना बड़ा है या कितना छोटा है ये आपने जैसी पॉलिसी ली है उस पॉलिसी पे पूरी की पूरी तरह डिपेंड करेगा। हर पॉलिसी के अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं तो उस पॉलिसी पे टोटली डिपेंड करेगा। देन इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ फाइनेंशियल हेल्प इन केस ऑफ कंटिजेंसी। ऑफ कोर्स अगर कोई ऐसा इवेंट हो गया या ऐसी कोई अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस ही ऐसा सर्विस है जो आपको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। कंटिजेंसी के सिचुएशन में देयर इज़ नोबडी टू हेल्प यू आउट, इवन बहुत लोग आपकी हेल्प नहीं करते हैं, तो बट इंश्योरेंस इज द ओनली सर्विस विच प्रोवाइड्स अ फाइनेंशियल हेल्प इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ कंटिजेंसी। Then fifth point is, however, it depends on the value of the insurance for which payment is made in case of contingency. अगर कोई अनहैपनिंग इवेंट होती है तो उसकी वैल्यूएशन ज़रूर देखी जाएगी कि कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, उसी नुकसान के बेसिस पे ही जो भी आपको मॉनेटरी लॉस हुआ होगा वो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दिस प्रोवाइड्स बेसिस ऑफ द अमाउंट टू बी पेड। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, इंश्योरेंस इज अ पॉलिसी रेगुलेटेड under laws and therefore
द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कैन नीदर बी पेड एज गैम्बलिंग नॉर एज अ चैरिटी. ठीक है, आपका जैसे कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, वैसे इंश्योरेंस के लिए भी लॉ बनाया गया है. बेसिकली आपका इंश्योरेंस एक्ट और IRDA एक्ट. तो इन सब के तहत आपके जो है वो इंश्योरेंस भी वर्क करते हैं, रेगुलेट होते हैं. इसलिए ये चैरिटी में या एक बेट इन अ काइंड ऑफ गैम्बलिंग में आप इंश्योरेंस को पे नहीं किया जा सकता. ये इसका भी जो उसकी पूरी फॉर्मेलिटी है, इसका पूरा वर्किंग प्रोसीजर भी पूरी की पूरी तरह लॉ के द्वारा रेगुलेट किया जाता है. ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस. Then characteristics, there are some more characteristics. Any insurance is a contract between insurers and insured for compensating the losses. ये हम अपने डेफिनेशन में भी पढ़ चुके कि इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द टू पार्टीज, जिसमें एक पार्टी आपकी इंश्योरर होती है जो कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी होती है, और दूसरी पार्टी आपका इंश्योर्ड होता है, यू कैन से एज पॉलिसी होल्डर टू. ठीक है, या वो आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है या बिजनेस भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेशन भी हो सकते हैं, और बेसिकली वो अपने रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं. For any insurance contract, not only premium is charged, but it is also obligatory to pay the premium in time या on time. ठीक है, प्रीमियम चार्ज ही नहीं किया जा सकता, बल्कि ये भी कंपलसरी कि आपको टाइमली प्रीमियम पे करना होगा. दैट मीन्स डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ना, कि आपको कैसा देना है, मंथली देना है, एनुअली देना है, डिपेंड्स ऑन योर इंश्योरेंस पॉलिसी. Then payment to insured in events of loss as per the agreement and terms of policy purchased by the insured. अगर जब आपको कोई लॉस होता है तो उसकी पेमेंट कैसी की जाएगी या किस तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस थे, पूरी की पूरी तरह से वो पॉलिसी पे डिपेंड करेगा कि पॉलिसी लेते वक्त आपके लिए जो जो एग्रीमेंट रखे गए थे उन्हीं एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट किया जाएगा. देन इंश्योरेंस अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन अ गुड फेथ. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. हम आगे भी अटमोस्ट गुड फेथ के बारे में पढ़ेंगे कि विदाउट, देखो सारी चीज़ें होती हैं, मॉनिटरी कॉम्पनसेशन भी होता है, बट जब तक इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी होल्डर या पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, आगे जो चीज़ें एग्रीमेंट्स हैं वो कैरी ऑन नहीं हो पाएंगी. तो फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको फेथ है तो आप ईजिली उस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर पाओगे. अगर फेथ नहीं है तो आप उस सर्विस का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे. देन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज वन दैट प्रोवाइड बेनिफिट्स टू बोथ द इंश्योरर as well as insured. in other word it is a contract for mutual benefits. ठीक है भाई, इंश्योरर को भी बेनिफिट हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसको प्रीमियम मिलता है और उस प्रीमियम को वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकता है, कहीं और इन्वेस्ट करेगा तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा. और इंश्योर्ड को कैसे? भाई उसका रिस्क कवर हो रहा है कि उसको कोई नुकसान होगा तो उसका नुकसान का कॉम्पनसेशन हो जाएगा. तो दोनों को ही, दैट मीन्स दोनों ही पार्टी को म्यूचुअली बेनिफिट्स हो रहे हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस. देन इम्पॉर्टेंस. ओके, the very first point is insurance plans will help you pay for medical emergencies, hospitalization, contraction of any illness and treatment and medical care required in the future. That means अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो फ्यूचर में अगर आप कोई भी इमरजेंसीज होती है, आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हो या आपको कोई बीमारी भी होती है, तो उसका पूरा ट्रीटमेंट का कॉम्पनसेशन आपको इंश्योरेंस जो प्लान है वो कवर अप करेगी. द फाइनेंशियल लॉस टू द फैमिली ड्यू टू अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ द सोल अर्नर. मान लो एक फैमिली में सिर्फ एक इंडिविजुअल अर्नर था और उसकी डेथ हो जाती है, बट अगर उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो वो फाइनेंशियल लॉस जो फैमिली को होगा उसके जाने के बाद, उसकी डेथ से, वो इंश्योरेंस प्लान कवर करेंगे. और उन फाइनेंशियल अमाउंट से या जो भी उसने इंश्योरेंस पॉलिसी लेगी, जब उन फाइनेंशियल अमाउंट से जो फैमिली है वो किसी भी तरह का डेट रीपे कर सकती है. जैसे मान लो उसने होम लोन लिया हो या कोई भी डेट लिया हो, ठीक है, तो किसी भी तरह का जो डेट है, लोन है, वो कवर अप, वो भी इंश्योरेंस कवर अप करेगी. देन इंश्योरेंस प्लान्स विल हेल्प योर फैमिली मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन केस यू आर नॉट अराउंड इन द फ्यूचर. सपोज आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली इंश्योरेंस आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है कि वो आपकी फैमिली का ख्याल रखेगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करेगी. दिस विल हेल्प देम कवर कॉस्ट ऑफ रनिंग द हाउस होल्ड थ्रू द इंश्योरेंस लम्प सम पे आउट. मतलब दैट मीन्स आपने जो भी प्रीमियम या जितनी की भी पॉलिसी ली होगी उसी अमाउंट से वो आपकी फैमिली को टेक केयर करेंगे. Then next is your insurance plans will help in protecting the future of your child in terms of his or her education. They will make sure that your children are financially secured while pursuing their dreams and ambitions without any compromises even when you are not around. That means insurance plans के through अगर आप नहीं भी हैं तो भी आपके children, उनकी education, उनके financial में
फाइनेंशियल पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं होगी अगर आपने इंश्योरेंस लिया है, तो वो सारी चीज़ें आपके चाइल्ड के लिए, उसकी एजुकेशन, उसकी ड्रीम्स, सारी चीज़ें वो फुलफिल करेंगे. Then many insurance plans come with the saving and investment schemes along with the regular coverage. This helps in building wealth savings for the future through regular investments. कई सारे इंश्योरेंस प्लान्स आपको इन्वेस्टमेंट का आइडिया भी देते हैं कि भाई आप लगाएंगे तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपकी सेविंग्स, आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी. तो कई लोग इसलिए भी इंश्योरेंस प्लान लेते हैं. देन इंश्योरेंस हेल्प्स प्रोटेक्ट योर होम इन द इवेंट ऑफ एनी अनफॉरसीन कैलेमिटी और डैमेज. ये होम इंश्योरेंस है. सपोज आपने होम इंश्योरेंस लिया था और कुछ हो जाता है आपके घर में, तो अगर आपने होम इंश्योरेंस लिया है तो इट विल हेल्प यू गेट कवरेज फॉर डैमेजेस टू योर होम एंड पे फॉर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स और रीबिल्डिंग विच एवर इज नीडेड. अगर कुछ रीबिल्ड अप होना है या कुछ रिपेयर होना है तो वो होम इंश्योरेंस के विद इन होगा. इफ़ यू हैव कवरेज फॉर वैल्यूएबल्स एंड आइटम्स इन साइड द हाउस, अगर आपने जो अंदर आप मान लीजिए ए सी इन सब का भी करा है, टीवी, ठीक है, तो उन सब का रिप्लेसमेंट भी इंश्योरेंस प्लान आपको प्रोवाइड करता है. तो वो सारी की सारी चीज़ें आप इंश्योरेंस मनी के थ्रू कर सकते हैं. बट यू हैव टू टेक द इंश्योरेंस. उन सब के लिए आपको इंश्योरेंस का जो प्लान है या जो पॉलिसी है वो लेनी पड़ेगी. ठीक, तो आई होप यू विल गेट द इम्पोर्टेंस. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेबल रिस्क. ठीक है, बेसिकली जो आपका इंश्योरेंस एक काइंड ऑफ रिस्क कवरेज ही होता है. सबसे पहले द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द लॉस मस्ट बी ड्यू टू चांस. ठीक है, दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपको नुकसान होगा, जो रिस्क होगा, ठीक है, वो फॉर्ट्यूटियस नहीं होना चाहिए. ठीक है, चांस यानी एक्सीडेंटल होना चाहिए, कंटिजेंसी पे बेस्ड होना चाहिए. रेगुलर रिकरिंग लॉसेस सच एज शॉप लिफ्टिंग इन सुपर मार्केट. शॉप लिफ्टिंग क्या होगा, जैसे एक काइंड ऑफ थेफ्ट करना, ठीक है, और जो प्राइस की वजह से इधर उधर हो जाता है, वो इंश्योरेबल, वो आपके इंश्योरेंस में कवर अप नहीं होता है. तो जो भी, जिसके लिए भी आपने इंश्योरेंस लिया है, जो भी रिस्क आप इंश्योरेंस के थ्रू कवर अप कर रहे हो, वो एक्सीडेंटल होना चाहिए. Then the loss must be definite and measurable. This means that there must be bills to establish a proof of loss, not just casual reference. Casually आप नहीं कह सकते. जो रिस्क है, जो लॉस हुआ है, उसका प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए और उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए. The loss must be predictable. It means it must be of such a nature that its frequency and average severity can readily determine to establish the required premium. कि हम उसे उसका वैल्यूएशन कर सकें इन टर्म्स ऑफ मनी, तभी हम बता पाएंगे कि आपको इस पर्टिकुलर रिस्क के लिए कितना प्रीमियम पे करना है. तो आप ऐसा रिस्क होना चाहिए, एट मीन्स ऐसा रिस्क होना चाहिए जिसकी हम प्रॉपर वैल्यूएशन कर सके, जिसको हम अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकें. द लॉस कैन नॉट बी कैटास्ट्रॉफिक. कैटास्ट्रॉफिक मतलब डिजास्टर्स नहीं होना चाहिए. जैसे नेचुरल कैलामिटी, अगर मान लीजिए आपका नेशनल डिजास्टर्स आ जाता है, फ्लड्स, वॉर्स, अर्थक्वेक्स, तो ये सब डिजास्टर्स हैं. इंश्योरेंस इन लोगों को कवर अप नहीं करती है. हाँ, कुछ लिमिटेशंस देती है. जैसे अगर मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करवाया है और फ्लड्स आ जाता है या अर्थक्वेक आ जाता है जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, तो उसको कवर अप करेगी. बट बड़े बड़े डिजास्टर्स को इंश्योरेंस कवर अप नहीं करती है. देन द लॉस एक्सपोजर्स मस्ट बी लार्ज. कि आपका जो रिस्क है, to avoid adverse selection there must be enough exposures to losses for the frequency. ठीक है, आपका जो रिस्क कवरेज होना चाहिए वो थोड़ा लार्ज होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से, उसका जो वैल्यूएशन है वो कर पाएंगे. ठीक है, और उसको ग्रुप अप कर पाएंगे कि आपको कितना रेट ऑफ प्रीमियम पे करना है. और जो लॉस एक्सपोजर्स है वो आपका रैंडमली सेलेक्ट होना चाहिए. ठीक है, जैसे आप रिस्क सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे आपका एज है तो आप सोचते हो नहीं, आप 40 प्लस या 50 प्लस हो रहे हो तो आपको लाइफ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, या आपके पास प्रॉपर्टी है, या आपका ऑक्यूपेशंस है, या आपका स्टेटस कैसा है. तो जो भी रिस्क आप कवर कर रहे हो, जो भी लॉस एक्सपोजर्स हैं, वो रैंडमली सेलेक्ट होना चाहिए. ठीक है, कैन लेड टू एडवर्स सेलेक्शन. अगर आप रैंडमली सेलेक्ट नहीं करते हो तो डेफिनेट जो रिस्क है वो कवर अप नहीं हो पाएगा. तो द लॉस एक्सपोजर्स must be randomly selected. So that's all for today. I hope you will understood it. आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आप उसमें हमसे पूछ सकते हैं. सेकेंड थिंग एल्स इज़ दैट आपको ये जो टॉपिक समझ में आया तो उसके लिए हम आपको एक असाइनमेंट भी प्रोवाइड करना चाहते हैं. असाइनमेंट में आपको जो भी आज मैंने पढ़ाया उसकी एक ब्रीफ समरी देनी कि आपने क्या क्या पढ़ा है. जैसे हमने आज क्या पढ़ा,
डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा कि इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है, काइंड ऑफ रिस्क कवरेज होता है, दो पार्टीज़ के बीच में काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपको आपके लॉस को यानी आपके रिस्क को कवर करने के लिए आपको प्रॉमिस करती है कि वो कवर अप करेगी, बट यू हैव टू पे द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर दैट. देन वी हैव डिस्कस अबाउट द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस की शेयर डिवाइजिंग होता है, आप शेयर कर सकते हो रिस्क में, ठीक है. डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. आपका जो इंश्योरर और इंश्योर्ड आपकी दो पार्टी होती है, आपका फाइनेंशियल लॉस को भी हेल्प करती है. देन हमने इम्पॉर्टेंस के बारे में पढ़ा कि अगर मान लीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आपको मेडिकल इमरजेंसीज़ में हेल्प आउट करेगी. देन अगर आपने प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लिया तो आपको उसके लिए हेल्प आउट करेगी, या आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया तो आपकी फैमिली का ख्याल रखेगी. डिपेंड्स ऑन द वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. टू हैव स्टडीड अबाउट द इंपॉर्टेंस. एंड द लास्ट विच वी हैव डिस्कस इज अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेबल रिस्क की एक्सीडेंटल लॉस होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, प्रिडिक्शन होना चाहिए कि हम उसका मॉनिटरी वैल्यूएशन कर पाएँ, बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स नहीं होना चाहिए, लॉस एक्सपोजर्स बहुत अच्छा होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हमने आज अपने इस सेशन में कवर अप की हैं. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो थैंक यू सो मच. अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.